हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिलेबस की यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 50। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज द फंडामेंटल इक्वेशन वट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि बेसिक इक्वेशन क्या है अकाउंटिंग, किसने पूछा है। तो ये चार इक्वेशंस दे रखे हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो इन चारों में से कौन सी जो इक्वेशन है जो जो सही है वो बतानी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। कैपिटल मतलब ओनर्स की इक्विटी, जो भी है उसके जितने भी मालिक होंगे उनके जो इक्विटीज होंगी उनको कहते हैं कैपिटल, ऑल्सो नोन एज कैपिटल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब कि काउंटिंग का कौन सा कंसेप्ट है जो ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलता जाएगा। तो इसके अंदर एक्यूरल कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द गोइंग कंसर्न एक्सप्लेनेशन इज the going concern concept presumes that a business will remain in operation for a long term। going concern क्या बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो ऑपरेटिंग सिचुएशन में रहेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज द डबल एंट्री बुक कीपिंग एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव। जो डबल एंट्री सिस्टम है हमारी अकाउंटिंग का, उसके अंदर हर ट्रांजेक्शन का क्या होना चाहिए, टू डेबिट्स टू क्रेडिट, इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, नो स्पेसिफिक रूल। इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है कि जितना हम डेबिट करेंगे उसका एक उतना ही क्रेडिट भी होगा, मतलब कि इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन द टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज होनी चाहिए सेम अमाउंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल और एंटिटी फ्रॉम whom मनी इज टू बी रिसीव्ड, मतलब कि एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक एंटिटी को शो करने वाला अकाउंट कौन सा होता है। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे पास, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। तो इनमें से कौन सा होता है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसने कैपिटल। तो पर्सन, इंडिविजुअल बताना है तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्सनल अकाउंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक एंटिटी जो भी है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री, उससे लेजर में करना, लेजर में ट्रांसफर करना, तो क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग। तो ऑप्शन देखते हैं क्या होता है, बैलेंसिंग, पोस्टिंग, एडजस्टिंग, रिकाउंसलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज डिटेल टू कोरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट, जो जिस अकाउंट से रिलेटेड वो जर्नल एंट्री होगी उसी अकाउंट में वो एंट्री ट्रांसफर की जाती है, उसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर्स के अंदर पोस्ट करना जर्नल एंट्रीज को। विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं उसके अंदर इनमें से कौन सा स्टेप नहीं होता है, टोटलिंग डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, ये तो हम करते हैं लास्ट में। कंपेयरिंग डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स, कंपेयर भी करना होता है। प्रिपेयरिंग एडजस्ट एंट्रीज, ये हो सकता है ऑप्शन। बैलेंसिंग इंडिविजुअल लेजर अकाउंट, इंडिविजुअल बैलेंस करेंगे तभी तो उसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्टिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल द राइट आंसर, नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रायल बैलेंस। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द इनिशियल ट्रायल बैलेंस, मतलब कि पहले हम ट्रायल बैलेंस बुला लेंगे फिर एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज होती है। तो इसमें बोला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडर अक्यूरल अकाउंटिंग व्हेन द रिवेन्यू और रिकॉग्नाइज्ड, जो अक्यूरल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है,
व्हेन कैश इज रिसीव्ड, कैश रिसीव हो जाएगा तभी करेंगे। व्हेन द ट्रांजेक्शन अकर्स, ट्रांजेक्शन अकर हो जाती है तो तब करेंगे। एट द पीरियड एंड ओनली, जब पीरियड मतलब कि पूरा साल खत्म हो जाएगा तभी करेंगे। व्हेन बैंक डिपॉजिट आर मेड, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड, नॉट नेसेसरी व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब हमने जैसे ही सेल कर दी तो सेल में तो काउंट हो ही जाएगी वो, बट चाहे उसके बदले में कैश आया नहीं आया उसका वेट नहीं करेंगे, हमने जैसे ही सेल की वो सेल तो काउंट हो जाती है। ठीक है। Which principle requires that similar transaction be recorded in similar manner over time? मतलब कि एक टाइप के ट्रांजेक्शन बार बार में पूरे एक ओवर टाइम, मतलब कि एक लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के अंदर सेम तरीके से पोस्ट की जाए, एंट्री की जाए, तो उसको क्या, कौन सा प्रिंसिपल होता है? कंसिस्टेंसी, मैचिंग, अक्रल, कंजर्वेटिज्म। तो इसमें रहेगा कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर, विल बी द राइट आंसर। द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एंश्योर्स यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन अक्रॉस पीरियड। देखिए ये करना जरूरी होता है, अगर हम एक ही एंट्री को दो अलग अलग तरीके से करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही, तो क्या है लास्ट में जाके जब रिपोर्ट वगैरह बनते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सिस्टम हमने बना लिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बनाना होता है, लॉन्ग टर्म में वही सिस्टम हमें फॉलो करना होता है। Allocating the cost of a fixed asset over its useful life is known as, जब हम एक फिक्स एसेट खरीदते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो ये तो है नहीं कि आज हमने यूज की तो आज ही खत्म हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करना अलग अलग साल में, उसको क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। डेप्रिसिएशन सिस्टमैटिकली स्प्रेड्स अ फिक्स्ड एसेट कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। देखिए हमने वो मेथड देखे थे कभी कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम थोड़ा हर साल घटाते रहते हैं, डेप्रिशिएट करते रहते हैं उस मशीनरी में से या फिक्स्ड एसेट्स में थे, तो उसको ही कहते हैं अलोकेटिंग द कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Which of the following is considered a revenue expenditure? revenue expenditure क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक्विजिशन ऑफ लैंड। देखिए तीन जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं, और जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस इंकर्ड टू मेंटेन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कि जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं, जो प्रोसीजर उनको चालू रखने के लिए, जो शुरू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जो जरूरी है, उनको कहते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल दिया रिपेयरिंग। ठीक है। What is the primary purpose of a bank reconciliation statement? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका एक प्राइमरी पर्पस क्या होता है? प्राइमरी पर्पस मतलब उसको क्यों बनाया जाता है, मेन पर्पस क्या है उसका? एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, रिकॉन्सिल कैश बुक एरर, कंपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक रिकॉर्ड्स, प्रिपेयरिंग ईयर एंड एंट्रीज। तो इसमें पूछा मेन पर्पस क्या होता है, तो मेन पर्पस क्या है? हम इसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन में क्या करते हैं, बैंक की जो स्टेटमेंट है उसके साथ जो हमारी मैनुअल एंट्रीज वगैरह होती है उसके साथ मैच करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इट एक्सप्लेन्स डिफरेंसेस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट फिगर एंड द कंपनीज कैश रिकॉर्ड। कंपनी के जो कैश रिकॉर्ड बोल रहे हैं और जो बैंक की स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को पता करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड? पीरियड एंड होते हैं मतलब एक साल एंड होते ही या एक पीरियड स्पेसिफिक पीरियड के एंड होने पे किस तरीके के अकाउंट है जो क्लोज हो जाते हैं? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ओनर इक्विटी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए एसेट्स है लॉन्ग टर्म की होती है, लाइबिलिटीज है वो भी लॉन्ग टर्म चल सकती है हमारी, ओनर इक्विटी तो वो पूरी लाइफ लॉन्ग ही चलेगी जब तक वो बिजनेस है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नॉमिनल टेम्परेरी अकाउंट जैसे कि रिवेन्यूज एक्सपेंसेस आर क्लोज एट द पीरियड एंड, जैसे ही वो साल खत्म होता है, पीरियड एंड होता है, तो एक्सपेंस वगैरह के अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं, नए साल में नए अकाउंट ओपन होते हैं। ठीक है। एन ऑडिट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ऑडिट की डेफिनेशन पूछिए या डिस्क्रिप्शन पूछिए कि इनमें से ऑडिट को कौन डिफाइन कर रहा है? अ पीरियोडिक इन्वेंटरी चेक, अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेथड टू रेज कैपिटल, कैश फ्लो एनालिसिस। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है।
तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से देखिए, उसमें बोला स्पेसिफिक इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर दिया, एक लिमिट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी हम स्टेटमेंट बैंक अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं उनको एग्जामिन करना ही ऑडिट होता है। ऑडिट आर सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड कंप्लायंसेस, मतलब कि उस रिपोर्ट के अंदर एक्यूरेसी है, रूल्स के कंप्लायंसेस हो रहे हैं, फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, इन चीजों को चेक करने के लिए हम क्या करवाते हैं, ऑडिट। ईयर एंड में ऑडिट होती है जो। हु टिपिकली कंडक्ट एन एक्सटर्नल ऑडिट, कौन करता है एक्सटर्नल ऑडिट? देखिए एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल बंदा करेगा। कंपनी मैनेजमेंट इंटरनल, इंटरनल एम्प्लॉय इंटरनल, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ये हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर वो भी इंटरनल कंपनी के अंदर के ही बंदे हैं ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोवाइड एन अनबायस्ड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको कोई मतलब ही नहीं होता, अच्छा बुरा जो भी है उसको वो वैसे ही रिव्यू देंगे जैसा है। और अंदर के बंदे देने लगे तो वो अच्छा ही अच्छा बताएंगे, बुरा नहीं बताएंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का? असेस मैनेजरियल परफॉर्मेंस, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैनेज कंपनी रिसोर्सेज, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या था, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑडिट एम्स टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एंड फेयरली प्रेजेंटेड, मतलब कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाई गई है। इस चीजों को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट। अ की क्वालिटी एन ऑडिटर मस्ट ऑलवेज मेंटेन इज, उसके ऑडिटर जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, की मेन क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? इनडिफरेंस, इंडिपेंडेंस, सबसर्वियंस, कोलैबोरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इनडिफरेंस का मीनिंग है कि उसके अंदर कुछ डिफरेंस ही नहीं है, मतलब कि वो जैसा कह दे वैसा करने चल पड़ा, ठीक है। सबसर्वियंस मतलब किसी के अधीन होगा काम करना, किसी के अंडर काम करना। कोलैबोरेशन किसी के कोलैब करके काम करना। इंडिपेंडेंस है कि वो इंडिपेंडेंस है, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको जो रिपोर्ट बनानी है, जैसी रिपोर्ट बनानी है वो बनाएगा, उसको बस रूल्स फॉलो करने हैं अपने। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑडिटर इंडिपेंडेंस इज क्रूशियल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंश्योर ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन। ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन का मीनिंग है कंक्लूजन जो भी हो वो सही निकले, उसके लिए क्या जरूरी है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑडिट टाइप फोकसेस ऑन असेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सी ऑडिट की जाती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इंटरनल ऑडिट्स इवैल्यूएट द effectiveness of internal control and overall risk management, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑडिटिंग द टर्म मटेरियलिटी रेफर्स टू, मटेरियलिटी मतलब कि कितना अफेक्ट डाल रही है वो होता है ये वर्ड मटेरियलिटी, ठीक है। द वेट ऑफ एविडेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ ओमिशन ऑन मिसस्टेटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, द फिजिकल फॉर्म ऑफ एसेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द सिग्निफिकेंस ऑफ ओमिशंस एंड मिसस्टेटमेंट, मतलब कि जो गलतियां की गई है, ओमिशंस हुए हैं, जो मिसस्टेटमेंट्स हुई है हमारी अकाउंटिंग के अंदर, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कितना इम्पैक्ट है हमारी रिपोर्ट के ऊपर, उसको कहते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी गोइज वेदर द एरर और ओमिशन माइट इन्फ्लुएंस डिसीजन, कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं मटेरियलिटी। ऑडिट रिस्क इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सेप्ट, ऑडिट रिस्क जो है वो कंपोज करता है, मतलब कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है उसके अंदर। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कैपिटल रिस्क। ऑडिट के अंदर क्या होती है, ऑडिट रिस्क के अंदर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तो तीनों तो होते हैं, कैपिटल रिस्क नहीं होगा। कैपिटल रिस्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क विच कंप्राइज इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क, मतलब कि तीन टाइप के रिस्क होते हैं, इनहेरेंट भी होता है, कंट्रोल भी होता है, डिटेक्शन भी होता है, बट कैपिटल रिस्क जो होगा वो ऑडिट रिस्क के अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंटिव टेस्टिंग इन ऑडिटिंग इज एम्ड टू, सब्सटेंटिव क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर के कोई टेस्टिंग करना, उसको एम क्या होता है,
verify internal control, gather evidence regarding account balance, review management policies, analyze business processes। तो देखिए ज़्यादा डिटेल में जा करके क्या मतलब होता है उसके बारे में हम कुछ एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, फिर एविडेंस के बेस पे हम कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ऑडिट एविडेंस इंक्लूड। ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ओनली फिजिकल डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने पहले ना पिछली वीडियो में भी एक दो बार बोला होगा कि जहाँ पे ओनली आ जाता है लिमिटेशंस आ जाती है, वो ऑप्शन हम पॉजिटिव आंसर के जगह लेते ही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए कट कर दीजिए। ऑल इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग द ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ओनली फाइनेंशियल। देखिए ओनली 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 को काटा और ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करके आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑडिट एविडेंस कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स। जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंफर्मेशन, हम कई बार किसी पार्टी से कंफर्मेशन भी लेते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर जो ऑब्जर्व करता है चीजों को, वो सारे के सारे मिलकर के क्या बनते हैं, ऑडिट एविडेंस बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। An audit report stating that, except for a specific issue, the financial statement are fairly presented is called A। एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि बता रहा है कि पूरी रिपोर्ट तो ठीक है, बस एक छोटा सा माइनर सा इशू है, स्पेसिफिक इशू है, उसको भी बता दिया गया है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ऑप्शन नंबर बी क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्योंकि उसने स्पेसिफिक बता दिया कि इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, तो हम क्वालिफाइड रिपोर्ट कहेंगे उसको। अ क्वालिफाइड रिपोर्ट इंडिकेट एन एक्सेप्शन ऑफ ए लिमिटेड एरिया बट ओवरऑल फेयर रिप्रेजेंटेशन। ओके, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश जिसके अंदर कैश इंक्लूड नहीं है, उसका एग्जाम्पल पूछा। कैश परचेज ऑफ सप्लाईज, सेल्स ऑन क्रेडिट, रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट मेड बाय चेक। तो कैश किस में नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी के अंदर नहीं आया कि हमने उधार में सेल किया है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, सेल्स ऑन क्रेडिट डू नॉट इमीडिएटली इन्वॉल्व ए कैश फ्लो, ठीक है। अब ये मत कर देना कि पेमेंट मेड बाय चेक, चेक है तो कैश नहीं है, चेक, बैंक, सारा उसके अंदर कैश के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। एन एरर वेयर डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज नोन एज, मतलब कि कई हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें जो डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाती है, लाइक इसमें एग्जांपल दिया 54 की जगह हमने 45 टाइप कर दिया, ऐसा एरर क्या होता है, ओमिशन, कमीशन, ट्रांसपोजिशन, फंडामेंटल एरर। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर, ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज होता है इंटरचेंज कर देना, ठीक है। ट्रांसपोजिशन एरर occur when the order of digit is reversed affecting balances, ठीक है। इन ऑडिटिंग अ कंफर्मेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, कंफर्मेशन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे इनमें से, अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, अ रिक्वेस्ट सेंड टू द थर्ड पार्टी टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन, एन इंटरनल मेमो, अ नोट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम कंफर्मेशन कहाँ से लेते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हेल्प वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस, मतलब कि अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए हम बाहर से कंफर्मेशन मंगवाते हैं, उसको कहते हैं कंफर्मेशन। तो जैसे कि बैंक या कस्टमर से कंफर्मेशन लेना। विच स्टैंडर्ड डील्स विद रिवेन्यू रिकॉग्निशन, रिवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, ये तीन चार स्टैंडर्ड के नाम दे रखे हैं, IAS, IFRS, IAS 7, IFRS 16। तो इनमें से कौन सा होगा, IFRS 15 सेट आउट द प्रिंसिपल फॉर रिवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें से रिवेन्यू रिकॉग्निशन को पहचानने के लिए, करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फिक्स है, IFRS 15। इन ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजी, ऑडिटिंग के अंदर कंट्रोल रिस्क डिफाइंड एज द रिस्क डेट, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, अकाउंट्स आर अनयूजुअली लार्ज, इंटरनल कंट्रोल फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट कमिट फ्रॉड,
क्लैरिकल एरर अकर्स, तो इंटरनल कंट्रोल, देखो कंट्रोल है तो कंट्रोल वर्ड मैच कर लीजिए, इंटरनल कंट्रोल फेल, हमारे अंदर कंपनी का जो कंट्रोल सिस्टम है वही फेल हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल डू नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट एरर, ना तो हम एरर को होने से बचा पाए ना पहचान पाए, उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल रिस्क। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज, प्राइमरी पर्पज क्या होता है, अभी हम करके आए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कोई भी एरर ना आए, एरर को रोकना, एरर को पहचान के ठीक करना, वो होता है कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें आएगा कि एंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल सेफगार्ड एसेट्स एंड हेल्प एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी को मैनेज करना है कंट्रोल सिस्टम होगा। विच डॉक्यूमेंट समराइज ऑल डेली कैश ट्रांजेक्शन, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कैश ट्रांजेक्शन को समराइज करता है, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, तो कैश ट्रांजेक्शन को कौन यूज करता है, कैश बुक जो होगी। द कैश बुक इज द रिकॉर्ड वेयर ऑल द कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट आर रिकॉर्डिंग, मतलब कि कैश जितना भी आया, कैश जितना भी गया, वो कहाँ पे रिकॉर्डेड होगा, कैश बुक के अंदर। द डेप्रिसिएशन मेथड दैट स्प्रेड्स द एसेट कॉस्ट इवनली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज द, कि हम एक जो फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट को पूरी उसकी लाइफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम उसके जो कॉस्ट है इवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके पूरी लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको नाम कुछ है, डायमेंशन बैलेंस मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिटल मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो इवनली हमने क्या करना है, सेम 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 डेप्रिसिएशन हर साल देना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। द स्ट्रेट लाइन मेथड एलोकेट द इक्वल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईच पीरियड। अब ये चारों जो ऑप्शन है, चारों के बारे में आप पढ़ लेना, अगर आप कहोगे तो इनके बारे में शॉर्ट वीडियो बना करके मैं इसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा, अगर चाहिए आपको ऐसी कुछ वीडियो तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वट डज ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस मीन्स, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस क्या होती है, हमने पहले भी क्वेश्चन किया इसके बारे में। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसिंग ऑडिट जजमेंट, मतलब उसने जो ऑडिटर ने जो जजमेंट दी उसके बारे में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता, इसी को कहते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंस, वो अपने आप में आज़ाद है। इंडिपेंडेंस एंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जो जजमेंट देगा वो फेयर तरीके से देगा, अनबायस्ड होकर देगा, विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा। इन अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विच आइटम टिपिकली कॉज अ डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड कैश बुक रिकॉर्ड, कि जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश और बैंक रिकॉर्ड के बीच में यूजुअली ऐसी कौन सी चीज होती है जो गैप शो करेगी, डायरेक्ट डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग चेक, डेली सेल्स रिकॉर्ड, टैक्स पेमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, चेक वाली जो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग चेक हैव बीन इशूड बट नॉट बी क्लियर्ड, मतलब मैंने तो क्या है किसी को चेक काट करके दे दिया बट वो बैंक वाले ने 3 दिन तक पास ही नहीं हुआ है, तो मैंने तो उसकी एंट्री कर दी मगर हमारे अकाउंट में से कटे नहीं बैलेंस, तो इसको कहते हैं जो नॉर्मली हो जाता है। द मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स डेट, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब कैश आएगा तब भी एंट्री करनी है। एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रिलेटेड रिवेन्यू, मतलब एक्सपेंस उसी साल में लिखा जाएगा जब उसका रिवेन्यू काउंट कर रहे हैं। एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ओनली एज कैश कैश पेमेंट, जब कैश ही आएगा तब ही मतलब कि उसके साथ ही लगा सकते हैं। एक्सपेंस आर डेफर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड, एक्सपेंस को अगले सालों में डेफर कर दीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि जब उसके रिवेन्यू को काउंट करें उसी टाइम पीरियड में उसके एक्सपेंस को काउंट करेंगे। द मैचिंग प्रिंसिपल्स पेयर्स एक्सपेंस विद देयर कोरस्पॉन्डिंग रिवेन्यू इन द अप्रोप्रिएट पीरियड, ठीक है। विच अकाउंट इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट, कौन सा इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बैलेंस शीट के ऊपर शो किया जाएगा, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेल्स रिवेन्यू अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कि हम डेप्रिसिएशन को शो कर देते हैं, बाकी इन चारों में से और तीनों जो हैं वो नहीं आते हैं।
A material misstatement in financial statement is one that material misstatement मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट जो इम्पैक्ट डाल रही है उसका बारे में पूछा इसने। इज ऑलवेज इंटेंशनल मतलब वो मिस स्टेटमेंट जो है इंटेंशन के साथ ही की जाती है। ऑलवेज इज एन एरर रिगार्डलेस ऑफ इम्पैक्ट इम्पैक्ट ही नहीं है मगर एरर है। कुड अफेक्ट अ रीडर डिसीजन उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। टिपिकली नेग्लिजिबल मतलब कि उसको इग्नोर मारा जा सकता है। तो हमने पूछा पढ़ा था मटेरियल और इमटेरियल। मटेरियल जिसका इम्पैक्ट पड़ता हो मटेरियलिटी कंसेप्ट हमने थोड़ी क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कुड अफेक्ट अ रीडर डिसीजन मतलब कि उस मिस स्टेटमेंट को पढ़ करके जो ऑडिटर होगा उसकी जो जजमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। Material misstatement are significant enough to influence the decision of user of the financial statement. Okay. Next question is one limitation of a trial balance is that it may not reveal error of कि कौन से एरर को ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता। अरिथमेटिक इनएक्यूरेसी ओमिटेड एंट्रीज ट्रांसपोजिशन बैलेंस चेंजेस बैलेंसिंग चैलेंजेस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हमने कोई एंट्री लिखी ही नहीं गायब भी कर दी तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है। वट प्रोसेस reduce एन एसेट्स बुक वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टीयर उनमें से कौन सा प्रोसेस होता है जो एसेट की वैल्यू को कम कर देता है वियर और टीयर के हिसाब से। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है वैसे तो अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन डेप्लीशन। तो डेप्रिसिएशन होता है जिसमें हर साल हम कुछ ना कुछ कमी करते रहते हैं उसकी वैल्यू के अंदर रिड्यूस करते रहते हैं उसकी वैल्यू को। द फेज ऑफ द ऑडिट वेयर ऑडिटर्स गैदर एविडेंस ऑन साइट इज नोन एज ऑन साइट पर के जाकर के एविडेंस को कलेक्ट करना। तो क्या होता है वो फील्ड वर्क प्लानिंग रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। तो हम इसमें कहेंगे फील्ड वर्क ऑब्जर्व करता है वो। फील्ड वर्क इन्वॉल्व द हैंड्स ऑन रिव्यू एंड एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ऑडिट मतलब कि जा जाकर के वो चेक करेगा जैसे कि हमने कोई स्टॉक दिखा दिया स्टॉक को जाकर के वो चेक कर ले फिजिकली चेक कर ले उसको तो वो कहते हैं फील्ड वर्क। Which audit type examines an organization efficiency and operational effectiveness? Organizational efficiency and operational effectiveness ऑडिट का टाइप पूछा है। फाइनेंशियल कंप्लायंस ऑपरेशनल फोरेंसिक। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशनल ऑडिट होगी जो ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशनल ऑडिट असेस एरिया सच एज प्रोसेस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। ठीक है। ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू ऑडिट सैम्पलिंग क्या होती है। टेस्टिंग एवरी ट्रांजेक्शन हर एक टेस्ट ट्रांजेक्शन को टेस्ट किया जाए। सिलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ रिव्यू फॉर रिव्यू हमने कुछ एंट्रियों का सबसेट निकाल करके उसको चेक किया। इग्नोरिंग स्मॉल एरर इग्नोर कर दो। एक्सक्लूडिंग लार्ज ट्रांजेक्शन बड़ी वाली ट्रांजेक्शन को हटा दीजिए। नहीं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑडिट सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग जजमेंट टू एग्जामिन ए पोर्शन ऑफ डाटा रेदर देन एवरी ट्रांजेक्शन हर एक ट्रांजेक्शन का एग्जामिन करने की जगह हम उनमें से कुछ मतलब कि सैंपल ले लेते हैं उनको चेक कर लेते हैं। अगर वो ठीक है तो हम ये मान लेंगे कि सारा एंट्री क्या है सारी ट्रांजेक्शन ठीक ही होगी। ठीक है उसको कहते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। विच अकाउंटिंग मेथड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन कैश इज एक्सचेंज्ड। Which accounting method record transaction only when the cash is exchanged? Accrual basis, कैश बेसिस, मॉडिफाइड accrual, हाइब्रिड बेसिस। तो जिसके अंदर कैश होने के बाद ही उसको एंट्री की जाए तो कैश बेसिस एंट्री होती होगी। तो ऑप्शन नंबर बी कैश बेसिस अकाउंट रिकॉर्ड रिवेन्यूज एंड एक्सपेंस ओनली व्हेन द कैश रिसीव्ड और पेड। जब कैश आ गया या जा चुका है तब ही उसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा उसको कहते हैं कैश बेसिस एंट्री। A systematic error resulting from misinterpretation of accounting rule is known as एक ऐसा एरर जो कि अकाउंटिंग रूल के मिस इंटरप्रिटेशन से हमने कुछ रूल को गलत समझ लिया और उसको फॉलो करते गए तो उसको कौन सा एरर कहेंगे। क्लैरिकल जजमेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो हम क्या करें अकाउंटिंग रूल को मिस इंटरप्रेट करें रूल मतलब प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर्स व्हेन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मतलब हमने प्रिंसिपल को मिस इंटरप्रिटेट किया और उसके अगेंस्ट काम करने लग गए। विच डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो उसको किस बुक के अंदर या किस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें पता है जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जर्नल एंट्री। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द जर्नल एंट्री इज द इनिशियल रिकॉर्डिंग बुक बिफोर पोस्टिंग टू लेजर। जर्नल से फिर लेजर्स बनते हैं। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकरल एडजस्टमेंट? अकरल एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल पूछा है। रिसीविंग कैश इन एडवांस, एलोकेटिंग प्रीपेड इंश्योरेंस टू एक्सपेंस ओवर टाइम, प्रीपेइंग डिविडेंड्स, कन्वर्टिंग अ फॉरेन करेंसी। देखिए सी और डी तो कट ही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी में से सोचना पड़ेगा। तो इसने क्या बोला, बी के अंदर इंश्योरेंस हमने प्रीपेड कर दिया मगर उसके एक्सपेंस को ओवर द टाइम एलोकेट कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको कहेंगे एडजस्टमेंट करना उसका। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्रीपेड एक्सपेंस मस्ट बी एडजस्टेड एज द एक्सपेंस इज इंकर्ड ओवर टाइम। सब्सिक्वेंट इवेंट इन ऑडिटिंग रेफर्स टू, सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है इन ऑडिटिंग उसको क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट का मीनिंग है बार बार में होने वाला। ट्रांजेक्शन आफ्टर द बैलेंस शीट, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में होना, ठीक है। ट्रांजेक्शन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अफेक्टिंग फाइनेंशियल्स, ठीक है। एक डेट फिक्स होने के बाद, डेट फाइनल डेट के बाद कुछ एंट्री हो जाती है जो अफेक्ट कर देती है। एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग फील्ड वर्क, weakness in internal control, planned future investment. Option number A will be the right answer. Subsequent event or event occurring after period end that can considerably affect the financials. मतलब कि एक साल खत्म होने के बाद कुछ ऐसी एंट्री कर दी हमने, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी कर दी जिसने पूरे अकाउंट को हिला के रख दिया, तो उसको कह देंगे सब्सिक्वेंट एंट्री, जस्ट उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कौन सा एलिमेंट नहीं है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कौन सा एलिमेंट नहीं है? कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क इन असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंट्रोल सिस्टम का एलिमेंट नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमारे उसमें कंट्रोल सिस्टम में नहीं आती। बाकी तो हम रिस्क को भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं। तो while internal control aims to safeguard assets and ensure accuracy, profitability is not a control element, ठीक है। Who is primarily responsible for preparing and presenting financial statement? मेजरली कौन किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा स्टेटमेंट के गलत या ठीक होने के लिए? एक्सटर्नल ऑडिटर, वो तो बाहर का है, वो क्यों है? कंपनी मैनेजमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट क्यों भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वो भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैनेजमेंट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन and fair presentation of financial statement. An audit report expressing that there is not sufficient evidence to form a opinion is called an, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कहेंगे जहां पे हम ये कहते हैं कि कोई ऐसे पुख्ता सबूत ही नहीं मिले हैं कि हम एक रिव्यू दे सके? अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डिस्क्लेमर क्या होता है? हम किसी चीज को अपनाने से मना कर देते हैं। A disclaimer is issued when an auditor is unable to obtain sufficient and appropriate evidence, कि वो ऑडिटर कहेगा कि मेरे को इसके लिए कुछ एविडेंस नहीं मिले हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकता, इसके लिए मेरे को एविडेंस चाहिए आगे, तो उसको कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। Next question is, which technique involves in the auditor physically watching a process? फिजिकली जा करके वॉच करना, देखना, उसको क्या कहेंगे? अभी ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था ये। कंफर्मेशन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑब्जर्वेशन वो क्या है? फिजिकल स्टॉक पर जा करके, स्टॉक पर जा करके उसके स्टॉक को चेक करने लग जाए, तो ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व परमिट ऑडिटर टू असेस वेदर प्रोसेस आर फॉलोड एज डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंट पे तो कुछ लिखा रखा होता है, प्रोसेस चल कुछ हो रहा होता है, उसको देखने के लिए क्या ऑडिटर फिजिकली भी जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कोस्ट ऑडिट इज टू। कोस्ट ऑडिट का प्राइमरी पर्पस, मेन पर्पस क्या है? इंश्योर कॉन्फॉर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरीफाई द कोस्ट रिकॉर्ड आर एक्यूरेटली मेंटेन्ड, इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी, रिव्यू टैक्स रिटर्न। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं सूट कर रहे, कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इंश्योर कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरीफाई दैट द कॉस्ट रिकॉर्ड आर एक्यूरेटली मेंटेन। तो ऑडिटिंग क्या चेक करती है? बी वाला ऑप्शन। तो कोस्ट ऑडिट आर कंडक्टेड टू चेक द कोस्ट रिकॉर्ड कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी नॉर्म्स एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट डेटा।
मतलब कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं और एक्यूरेटली मेंटेन किए गए हैं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ होते हैं हमारे आज के टॉप 15 1 to 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 51 to 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जिसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इनमें से कुछ कंसेप्ट है जो आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, उसके बारे में हम एक अपनी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।